हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 28 और 29 अक्टूबर को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है। ऐसे में आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेकर के आ पाएँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। बेहतरीन क्वेश्चंस। तो देखो, अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसका जो गठन है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। समझ रहे? यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। सबसे पुराना उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आपका गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीख गई विद्या, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद की अगर हम बात करें तो वो है आपका ईश उपनिषद। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, या चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। और यार, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपको 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों, यार आपसे विनती है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कम से कम वीडियो को 100 लाइक तक तो कम से कम पहुंचाओ। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य के अन्य नाम की अगर हम बात करें वो था आपका विष्णुगुप्त। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक भी यही है, कौन? चाणक्य या विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही कार्यक्रम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। बढ़िया क्वेश्चन से, आराम से बताइए। इसके लिए एक ट्रिक भी है। गुलाम खां तस्लेम है। गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश, खां से हो जाएगा खिलजी वंश, तसले में ता से हो जाएगा तुगलक वंश, सा से हो जाएगा आपका सैयद वंश, तसले ला में हो जाएगा आपका लोधी वंश। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। कौन सी संस्कृत में रचित नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका त्रिकुरल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। त्रिकुरल, ये जो साहित्यिक कृति है ये तमिल भाषा में रचित है। इसी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तमिल भाषा के लिए जो जबान होती है बेसिकली तो इंसान ही बोलते हैं, लेकिन वो एक एक्सेंट अलग हो जाता है। ठीक है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें 1887 में, माफ कीजिएगा 1887 नहीं, 1987 में, 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। किस व्यक्ति को बादशाह के नाम से जाना जाता था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। बादशाह। तो किस व्यक्ति को बादशाह के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को बोलते, बादशाह भी इन्हीं को बोलते, सीमांत गांधी भी इन्हीं को बोलते, लाल कुर्ती धारक भी इन्हीं को बोलते। इनके बहुत सारे नाम थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? आराम से बता सकते हो आप। कौन है? सरोजनी नायडू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? बीडी सावरकर। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने? बीडी सावरकर ने। ठीक है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटेंगल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये आपसे पूछा गया है। तो ये असम का हिस्सा था, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गारो खासी जयंतियां पहाड़ी स्थित है कहां पर? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। ये सभी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? गारो खासी जयंतियां, तो ये सभी की सभी कहां पर स्थित है? मेघालय में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। टोडा जनजाति का मूल निवास, तो सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियां पहला ऑप्शन करेक्ट। काली मिट्टी को फिल इन द ब्लैंक्स की मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है, मतलब काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। इसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहां से? बढ़िया क्वेश्चन से सर, जल्दी से बताइए। देखो, इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान की प्रमुख नहर है। ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रभावित होती है। यह नहर सतलज नदी और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से निकलती है। कहां से? हरी के बांध से। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22%। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, उस बाजार को क्या कहते हैं? स्पर्धा की कमी हो, स्पर्धा की कमी है मतलब वहां पर कंपटीशन नहीं है। जो भी मार्केट है या जो भी जो विक्रेता है, बेचने वाला, वो अपना एक अधिकार जो है वो जमाए हुए हैं, उसको मोनोपोली कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। जैसे प्रेजेंट टाइम में जियो और एयरटेल की सिम में जो है वो कंपटीशन है, हालांकि आगे जियो ही है ना। तो अगर जियो कुछ भी फेरबदल करती है बिना और कंपनियों को ध्यान में रखे तो उसको मोनोपोली कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके कंपटीशन में आसपास कोई कंपनी नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो इसको मोनोपोली एक अधिकार कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए 100 रुपए के नोट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है 100 रुपए के नोट पर? वो ये कह रहा है कि मूल वर्ग संख्या 100 देवनागरी पे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भैया? लिखा है। रानी की बाप की आवृत्ति इसके आकृति इसके नोट पर अंकित है। बिल्कुल अंकित है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हैं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसमें अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेस रेट यानी कि आधार दर। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसमें अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे बेस रेट या आधार दर दर जो है वो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? चौथा अध्याय, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा अध्याय का मतलब है भाग 4, और भाग 4 में राज्य के नीति निदेय तत्व हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया? जल्दी से बताइए। तो ये 2010 में लागू किया गया। कब? 2010 में। पारित अधिनियम हुआ था 2009 में, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले इनके पास कौन सी पोस्ट थी? तो ये उस समय बिहार के राज्यपाल थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? देखो, संसद की हम बात कर रहे हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो देखो, 12 राज्यसभा में होते और 2 जो है वो लोकसभा में होते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस में 12 नहीं है तो मजबूरी में पहले ही ऑप्शंस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से
भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किसने संभाला? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कार्यवाहक का मतलब है आधिकारिक तौर पर नहीं बने थे, ये केवल कार्यवाही के लिए बने थे, कार्य करने के लिए बने थे। तो कौन थे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।